नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को है। तो उसी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमारा अगला टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें जो है भारत का इतिहास, तो इसके जो है कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को कल की वीडियो में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए थे, उसी क्रम में आज का जो है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बारे में जो है विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है ना सही से ध्यानपूर्वक देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो जो है 1498, वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर उतरा था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था। वहां के शासक जमेरन ने इसका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, इसका स्वागत जो है किसने किया था? जमेरन के राजा थे, उन्होंने जो है इनका स्वागत किया था। 1502 में वह पुनः भारत आता है। वास्को डी गामा जो है भारत पुनः कब आया था पूछा जा सकता है आपसे, 1502 ईस्वी में, तथा 1524 ईस्वी में भारत वह तीसरी बार आता है। वास्को डी गामा जो है भारत 3 बार आया था, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502, तीसरी बार 1524। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी को, जैसा कि सभी को पता है ये क्वेश्चन, तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नादिया जिला नामक स्थान पर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये जो है? अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। सिराजुद्दौला जो है हार जाता है तथा अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। अंग्रेजों की ओर से सेनापति जो है प्लासी युद्ध में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटिश शासन को भारत से आने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, टीपू सुल्तान ने। तो जो है इसने जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 ईस्वी में हो जाती है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है मैसूर, कर्नाटक का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। फ्रांस और मैसूर में टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीत से दूतावासों की स्थापना भी की थी। ध्यान रखेंगे, तो मैत्री का प्रतीक जो है टीपू सुल्तान ने लगाया था। आगे देखेंगे, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिविल सेवा का जनक भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 1793 में उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्य कुशलता के लिए अधिकारियों के घूस उपहार, निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसके द्वारा जो है शुरू की गई प्रशासनिक व्यवस्था 1858 तक चलती रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ये जो 1856 सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन
जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम जो है 1911 कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर, याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो एक अधिवेशन का किया गया था। कौन सा? जो आप लोग को बताना, बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, याद रखेंगे 1924 में। इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें ये सभी दिया है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1924, जैसा कि अभी देखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो जो ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी, सर्वप्रथम बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में, सर्वप्रथम बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जो कि तीसरा अधिवेशन था हमारा, उसकी अध्यक्षता की थी। तो तीसरा अधिवेशन आप लोग याद रखें कहाँ हुआ था? मद्रास अधिवेशन। पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे इसके, WC बनर्जी, याद रखेंगे। मुंबई 1885 मुंबई में हुई थी। आगे देखेंगे, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो है 1925, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। इसे ही जो है काकोरी षड्यंत्र कहा गया था। आगे देखेंगे, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ये जो है गदर क्रांति प्रारंभ होने का प्रथम मुख्य कारण था। गदर आंदोलन की भावी राजनीति के 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया: लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण कारण थी जो गदर आंदोलन प्रारंभ होने के लिए हुआ था। महत्वपूर्ण पूछा है तो जो है प्रथम विश्व युद्ध, वैसे तो ये तीनों हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना था। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है? तो ये जो है हिंद स्वराज जो है गांधी जी की पुस्तक थी। इसमें जो है इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा। हिंद स्वराज अध्याय 5 पेज नंबर 12 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वैश्य और बांझ कहा था। हिंद स्वराज, ये आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये जो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए हुए थे। डरबन में 1 सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। कब? जो है 1893 ईस्वी में। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक भी लिखी थी। यह 1955 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये जो है महात्मा गांधी की पुस्तक थी। इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1955 में किया गया था। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये जो शौकत अली ने जो है बाल गंगाधर तिलक की उठाई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वाले महात्मा गांधी के साथ लाला लाजपत राय, शौकत अली एवं अन्य लोग थे। ये जो है महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये जो है 5 फरवरी 1922। वैसे अगर क्वेश्चन में 4 हो तो 4 आप लोग पहले लगाएंगे, अगर 4 नहीं है तो 5 फरवरी 1922 ये सही होगा। जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो है नमक कर के विरुद्ध हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर कर रोपण किया था। इसीलिए जो है गांधी ने दांडी नामक यात्रा शुरू की थी नमक कर के विरुद्ध। आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या क्या सही है इसमें? रुपये डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें जो है 2 और 3 हमारे सही हैं। भू राजस्व में 50% की कमी तथा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये जो है गांधी जी 11 सूत्री चेतावनियों में से 2 सही थे। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपये का विनिमय दर एक सीलिंग 4 पैसे के बराबर करना, लगभग में 50% कटौती, विनिमय दर रुपये के विनिमय दर में जो 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगे शामिल थीं। इसमें जो देखिए एक बार फिर से चर्चा करेंगे। सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतन 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपये विनिमय दर के एक सीलिंग 4 पैसे के बराबर करना, लगभग 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी कर को समाप्त करना था। ये सभी जो 11 सूत्री मांगों में शामिल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू की। तो नमक कर जो है कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। याद रखेंगे ये डेट, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। आगे देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये जो हसरत मोहानी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। इसका पहली बार प्रयोग सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली बम में फेंकने में किया था। इंकलाब जिंदाबाद जो है हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये जो है 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 को समाप्त कर दिया गया था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर किया गया था, जो कि 11 नवंबर 1918। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये जो वर्ष 1965 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई 1965 में लड़ी गई थी। 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत सेना ने जम्मू कश्मीर हाजीपीर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुए ताशकंद समझौते के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत POK में स्थित आता है। आगे देखेंगे, नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनर कौन थे? तो एडम्स लुटियंस, ये जो है नई दिल्ली के वास्तविक डिजाइनर थे और ब्रिटेन के आर्टिक एडम्स लुटियंस थे। लुटियंस द्वारा डिजाइन की दिल्ली का उद्घाटन 1930 में लॉर्ड वायसराय इरविन द्वारा किया गया था, जो कि 1911 दिल्ली दरबार राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली दरबार जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में आई थी। इसकी घोषणा जो है जॉर्ज पंचम द्वारा की गई थी। इसके बाद वर्ष 1912 से दिल्ली का निर्माण वास्तुकाल लुटियंस के निर्देशन में प्रारंभ हो गया था। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की है। ये जो है सर मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा की गई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुआ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने जो है बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध हुए आंदोलन नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता। 16 अक्टूबर को जो शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन निरस्त करने की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन जो निरस्त कब हुआ था? ये जो है 1911 में दिल्ली दरबार में। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो जो है
7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में से मनाया गया 16 अक्टूबर को, तथा 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया दिल्ली दरबार में। आगे देखेंगे किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी, तो जैसा कि अभी देखा था 1911 में, वर्ष 1911 में जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो ये जो है बी आर अम्बेडकर, ये एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन रैमजे मैकडोनाल्ड की नवगठित श्रमिक सरकार ने मंत्रणा करने के पश्चात यह घोषणा की कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंग्रेज सरकार ने यह निश्चय किया है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखेंगे आप लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेकर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चलता था। आगे देखेंगे किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बरदा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के विचार का पूर्ण समर्थन प्रदान किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टंग मैदान में हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अति महान लड़ाई थी। आगे देखेंगे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, तो 9 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का एक ग्रुप था, यह भारतीय राष्ट्रीय फौज। रास बिहारी बोस जो कि 1915 में जापान में बस गए थे, 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें तुरंत लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये जो है अभी जो 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC में, INA की खोज स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस 1943 में की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में अंग्रेजी बंदी बना लिए गए थे। इस समय जो है दिल्ली चलो का नारा भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, तो ये जो है बहुकारक का सिद्धांत, ये जो संपूर्ण तथा वैज्ञानिक माना जाता है। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। यह भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में स्थायी कर दी गई थी। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया था। तो ये जो है स्थायी उपनिवेश की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो है सी राजगोपालाचारी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत के संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के पहले। याद रखेंगे ये।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल तो जो है सी राजगोपालाचारी, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। प्रथम भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी, अगर केवल स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा तो जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ये जो है बेगम हजरत महल, जिन्होंने जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यह वाजिद अली शाह की पत्नी व ब्रिजेश कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो ये जो पल्ली आंदोलन तमिलनाडु संबंधित है। उत्तरी तमिलनाडु के एक निम्न जाति पल्ली के व्यक्ति 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल का क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। पल्ली आंदोलन संबंध तमिलनाडु से है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो है अवध में कृषक आंदोलन नेतृत्व बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के आयोग पर जो है सिफारिश पर किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। और जबकि नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संवैधानिक निकाय बन गया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? ये जो है प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 के ब्रिटिश डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो कब किया गया था? ये जो 1854 के ब्रिटिश डिस्पैच अधिनियम में आता है और तथा 1882 ईस्वी में नियुक्त किया जाता है। किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो ये जो है इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था। 1861 ईस्वी से गोपाल देशमुख, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, स्थापना की थी। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते हैं। 1862 में द्विभाषी पत्रिका MG रानाडे द्वारा संपादित किया गया था। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक थे ये जो है मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका संपादन वर्ष 1919 में किया गया तथा यह अंग्रेजी भाषा में किया गया था। आगे देखेंगे वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका जन्म 1824 गुजरात के मोरावी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर, ये जो है अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो आप लोग याद रखें स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी तथा इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, दयानंद सरस्वती ने की थी। अभी आगे देखेंगे भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो ग्रहण की बात पूछ रहा है ना कि लागू की बात। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है ये जो 22 जुलाई को स्वीकार किया गया था, याद रखेंगे। जनगण मनगण को भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये जो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जैसा कि अभी देखा था। आगे देखेंगे कौन सी किताब सरोजिनी द्वारा लिखित नहीं है? ये द गोल्डन बर्ड, ये सरोजिनी नायडू की नहीं है। बाकी जो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये सभी जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित हैं। जबकि गोल्डन बर्ड ब्रदर्स ग्रिम द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन बर्ड जो है ब्रदर्स ग्रिम द्वारा लिखी है। सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी नहीं। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो है VS नायपॉल की है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो VS नायपॉल की है, जो कि 1964 में लिखी गई थी। भारत की प्रथम यात्रा पर केंद्रित है। ये जो है
एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो है भारत का पहला यात्रा वृत्तांत आता है, V.S. नायपॉल द्वारा लिखित है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत दुर्दशा, कवचन सदा, चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र आती हैं। अगला देखेंगे, किसने हिंद स्वराज पुस्तक, ये जो गांधी जी की थी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। यह पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखी थी। यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी है, हिंद स्वराज। घूमर लोक नृत्य है, ये जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। इसके अलावा तेरह ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, कच्ची घोड़ी, कालवेलिया, गणगौर तथा भावई आदि राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। भारत कला भवन जो है वाराणसी में आता है, वाराणसी। ये जो अभी वीडियो की परीक्षा में पूछा गया, भारत कला भवन वाराणसी में आता है। यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। मरमक तथा कला पद्म विभूषण कृष्ण राय भारत कला भवन संग्रहालय के स्थापक थे, कृष्ण राय। यह विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, हिंदू और बौद्ध मूर्तियों तथा पुरातत्व संग्रह करता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? ये जो उदय शंकर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में जो है लोकप्रिय बनाने वाले उदय शंकर ही थे। पंडित रविशंकर के बड़े भाई थे। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी जो है दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल।